अब स्टार्ट करते हैं नर्व मसल फिजियोलॉजी, जिसमें पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व फाइबर्स। अब सेल्स इन सीएनएस तो वो कौन से होते हैं? तो एक तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स रेशियो होता है 1:10। एवरी न्यूरॉन के लिए 10 ग्लायल सेल्स होते हैं। ग्लायल सेल्स जो है दे आर सपोर्टिंग सेल्स। अब उसमें भी दो टाइप के होते हैं ग्लायल सेल में, मैक्रोग्लायल एंड माइक्रोग्लायल। मैक्रोग्लायल दे आर एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड श्वान सेल्स। के एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड श्वान सेल्स। Microglial cells, they are phagocytic cells। याद रखना। एक ग्लायल सेल हो गए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है एस्ट्रोसाइट्स। अब एस्ट्रोसाइट्स वो भी दो टाइप के होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस। प्रोटोप्लाज्मिक they are seen in gray matter and fibrous it is seen in white matter. Astrocytes they have intermediate filament known as GFAP। एस्ट्रोसाइट के पास एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है which is GFAP, glial fibrillary acidic protein। ये GFAP is a tumor marker for astrocytoma। tumor marker for astrocytoma। एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। दूसरा, इट क्लियर्स अप न्यूरोट्रांसमीटर एंड पोटेशियम। ये साइनेप्टिक क्लियरिंग करवाता है बाय अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी वजह से साइनेप्स जो है वो या न्यूरॉन जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म कौन करता है? एक तो टाइट कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स जो होता है उनके बीच में टाइट जंक्शन होता है वो। दूसरा, एस्ट्रोसाइट्स के पास फूड प्रोसेस होता है, तो इस तरीके से वो एनवेलप कर देते हैं, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म होता है। कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स का टाइट जंक्शन है फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। जब उसके बाद दूसरे दो मैक्रोग्लियल बचे, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल्स। अब ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दे कॉज माइलिनेशन ऑफ सीएनएस न्यूरॉन। श्वान सेल्स कॉज माइलिनेशन ऑफ पीएनएस एसपी। श्वान सेल पीएनएस न्यूरॉन का माइलिनेशन करवाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस न्यूरॉन का माइलिनेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर सीन इन इनवर्टिब्रेट्स, सूडो यूनिपोलर सीन इन डोर्सल रूट गैंग्लियन। इस तरीके से एक ही प्रोसेस में से दो ब्रांचेस निकलती है और एक सेल बॉडी होती है, सीन इन डोर्सल रूट गैंग्लियन। फिर बाइपोलर, इस तरीके से एक सेल बॉडी होती है, दो सेल बॉडी होती है, फिर एक रिसीविंग एंड होता है एंड दूसरा कंडक्टिंग एंड होता है। और ये बाइपोलर इट इज सीन इन रेटिना एंड नोस। फिर लास्ट में मल्टीपोलर जो मोस्ट कॉमन होता है, सीन इन स्पाइनल अल्फा मोटर न्यूरॉन। अब उसके पार्ट्स मल्टी न्यूरल, तो ये ऊपर डेंड्राइट्स होता है, कि ये सारे डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, इसके अंदर ये नीसेल्स, ये न्यूक्लियस है और ये नीसेल्स ग्रेन्यूल्स। फिर यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है, इनिशियल पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है, फिर ये इनिशियल सेगमेंट, ये शीट जो इट इज माइलिन शीट। उन दोनों के बीच का जो गैप होता है इट इज नोड ऑफ रणवीर। और एंड में आता है हमारा साइनेप्स, यहाँ पे साइनेप्स होता है और अंदर यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर। ये तो ये उसके पार्ट्स हो गए। डेंड्राइट्स इज द रिसीविंग एंड, डेंड्राइट्स इज द रिसीविंग एंड, यहाँ पे ऊपर साइनेप्स फॉर्म हुआ होगा दूसरे न्यूरॉन का, इस तरीके से। डेंड्राइट्स इज द रिसीविंग एंड, फिर एक्सॉन हिलॉक जहाँ पे एक्सॉन ओरिजिनेट होता है, इनिशियल सेगमेंट, फिर साइनेप्टिक टर्मिनल, माइलिन। माइलिन क्या करवाता है? कंडक्शन ऑफ द एक्सॉन को फास्ट करवाता है। अगर माइलिन एब्सेंट होगा तो फिर कंडक्शन स्लो होगी, माइलिन प्रेजेंट होगा तो कंडक्शन फास्ट होगी। फिर है नोड्स ऑफ रणवीर, एरिया बिटवीन द माइलिन शीट विच इज डिवॉइड ऑफ माइलिन, एरिया विच इज डिवॉइड ऑफ माइलिन। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑकर्स एट द फर्स्ट नोड ऑफ रणवीर। फिर थे उसके पार्ट्स, फिर सेल बॉडी यार। अब सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम axon body to the synapse it is anterograde, and transmission from synapse to the cell body it is retrograde transport. Retrograde transport is used by virus to cause infection. Here cell body to synapse anterograde, it occurs with the help of kinesin. Synapse to cell body is reverse axonal transport with the help of dynein. It is used by virus for invasion of neuron. रिएक्शन पोटेंशियल जनरेशन, तो मोटर न्यूरॉन में मैंने बताया इनिशियल सेगमेंट प्लस एक्सॉन हिलॉक, सेंसरी न्यूरॉन में फर्स्ट नोड ऑफ रणवीर, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मोटर में ऊपर की साइड होता है एंड सेंसरी में फर्स्ट नोड ऑफ रणवीर। फिर माइलिन, इट इज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन। माइलिन इज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन व्हिच इंक्रीज द लेयर ऑफ थिकनेस अराउंड द एक्सॉन व्हिच हेल्प्स इन फास्टर कंडक्शन। अभी माइलिन फॉर्म किससे होता है? लिपिड एंड प्रोटीन से। 80% लिपिड होता है, उस कंपोनेंट का नाम है स्पिंगोमाइलिन, एंड प्रोटीन कंपोनेंट का नाम है माइलिन बेसिक प्रोटीन। Sphingomyelin is the lipid component and myelin basic protein which is protein component. अब ये जो myelin basic protein है it is destroyed by autoantibodies in multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये myelin basic protein जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके वजह से myelin डिस्ट्रॉय होगा तो फिर कंडक्शन स्लो हो जाएगी। ये नर्व कंडक्शन वेलोसिटी उसके फैक्टर्स अफेक्ट कौन सा करता है? वो डायमीटर है, myelin है, टेम्परेचर है, एक्शन पोटेंशियल।
Action potential, resting membrane potential of the neuron is -70. Resting membrane potential is -70. अब ये वाले पॉइंट पे हमने स्टिमुलस दिया नर्व को, और लेकिन रिस्पॉन्स स्टार्ट थोड़ी देर बाद हुआ। उन दोनों के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं लेटेंट पीरियड। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ, स्लोली स्लोली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ऊपर आएगा -55 तक, -70 से -55 तक, और ये है थ्रेशोल्ड। यहाँ तक स्लोली स्लोली ऊपर आएगा ड्यू टू स्लो इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम। एक बार थ्रेशोल्ड पास हो गया तो फिर सडन ऊपर की तरफ जाएगा, सडन पीक आएगा ऑफ द डीपोलराइजेशन ड्यू टू सडन या रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। फिर +35 तक जाएगा, उसके बाद सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगी एंड पोटेशियम इफ्लक्स होगा, पोटेशियम इफ्लक्स लीडिंग टू रिपोलराइजेशन। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के भी नीचे जाएगा विच इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन इट डिनोट्स इनएक्टिव स्टेट ऑफ द न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन यहाँ पे इनएक्टिव स्टेट में होगा। ये होता है ड्यू टू स्लो क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल, स्लो क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल प्लस क्लोरीन चैनल्स, ये हाइपरपोलराइजेशन होगा। उसके बाद फिर वापस एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। तो ये लिखा है लोकल पोटेंशियल चेंज -70 to -55 ड्यू टू स्लो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, फिर डीपोलराइजेशन ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, +35 तक गया। फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन होगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगा ड्यू टू स्लो क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल एंड क्लोरीन इन्फ्लक्स। The hyperpolarization indicates the inhibition of neuronal function. Hyperpolarization इसकी वजह से inhibition of neuronal function होगा. It is mediated by inhibitory neurotransmitter. Inhibitory neurotransmitter like GABA. गाबा या फिर गाबा एगोनिस्ट लाइक बेंजोडायजेपिन, बार्बिट्यूरेट्स, ये सारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये न्यूरॉन के फंक्शन को डिक्रीज करेंगे। तो ये बेंजोडायजेपिन, बार्बिट्यूरेट्स कैन बी यूज्ड एज अ सीडेटिव एजेंट्स। तो ये एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व। उसके बाद रिफ्रैक्टिव पीरियड, दो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट में होता क्या है, इट इज सीन बिटवीन पीरियड फ्रॉम द फायरिंग लेवल टू 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन। ये फायरिंग लेवल इज 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन, ये वाला जो है पूरा इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। यहाँ पे अगर बीच में हम कोई भी स्टिमुलस देंगे देन नो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड विद एनी स्टिमुलस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट अकर्स ड्यू टू वोल्टेज गाइडेड सोडियम चैनल इज इनएक्टिव। तो सोडियम चैनल जो होती है वो इनएक्टिव होती है, इसकी वजह से कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, जितना भी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस हो, लेकिन जनरेट नहीं होगा। दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसमें सेकंड स्टिमुलस जब हम देंगे ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इट कैन प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल बिकॉज वोल्टेज गाइडेड सोडियम चैनल्स ओपन ऑन मैक्सिमम स्टिमुलस। ये इसके बाद का है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। यहाँ बीच में हम कोई भी स्टिमुलस देंगे, सेकंड स्टिमुलस, एक तो हमने दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड स्टिमुलस देंगे अगेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। फिर तो ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। फिर गेट कॉन्सेप्ट, सोडियम चैनल के दो गेट है, एम गेट, ऊपर वाला एम, नीचे वाला एच। एम इज द एक्टिवेशन गेट, एच इनएक्टिवेशन गेट। क्लोजिंग या रेस्टिंग स्टेट में दोनों गेट, सॉरी एम गेट क्लोज्ड होगा और ये ओपन होगा। ओपन स्टेट में दोनों ओपन होगी जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होगा। इनएक्टिवेशन स्टेट में एम गेट ओपन होगा लेकिन एच गेट क्लोज होगा, फिर भी सोडियम इन्फ्लक्स तो नहीं होगा। फिर बायोफिजिक एक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव रिस्पांस फिर आइसोरेक्टिव पीरियड एंड नेगेटिव रिस्पांस। फिर ये कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, वेरिंग पीक्स इज सीन इन मिक्स्ड नर्व। ग्रेडेड पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल में एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ग्रेडेड पोटेंशियल में एम्पलीट्यूड चेंज होगा बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। एक्शन पोटेंशियल में ऑल और नन लॉ देखने को मिलता है, या तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा या फिर नहीं होगा, होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल में थोड़ा होगा, कभी ज्यादा होगा, थोड़ा होगा, इस तरीके से। ग्रेडेड पोटेंशियल में समेशन इज पॉसिबल एंड एक्शन पोटेंशियल में नो समेशन। थ्रेशोल्ड इज नीडेड इन एक्शन पोटेंशियल बट इज नॉट नीडेड इन ग्रेडेड पोटेंशियल। ये था फर्स्ट चैप्टर। के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो दो क्लासिफिकेशन है, पहला है अर्लैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन, दूसरा है लॉयड हंट क्लासिफिकेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्लैंगर गैसर क्लासिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ माइलिन। ये हर एक नर्व के अराउंड एक माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप के नर्व फाइबर होता है, ए, बी एंड सी, कि ए, बी एंड सी। अब ए से बी की तरफ जब हम जाएंगे तब माइलिन कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा। तो ए में सबसे ज़्यादा माइलिन कंटेंट होगा, फिर बी में उससे थोड़ा कम, और सी में एब्सेंट होगा। सी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है, कि सी इज़ अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। सिमिलरली साइज़ या थिकनेस के लिए भी होता है। सो मैक्सिमम साइज़ होती है ए की एंड मिनिमम साइज़ या थिकनेस होती है सी की। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइलिन कंटेंट। तो माइलिन कंटेंट ए में ज़्यादा है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा फास्ट होगी इन ए एंड सबसे स्लोएस्ट होगी इन सी। क्लियर? तो ये बेसिक। उसके बाद ए के डिफरेंट ग्रुप्स है, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा एंड ए डेल्टा। उसमें से अगेन ये भी
सिमिलर, सबसे ज़्यादा थिक होगा ए अल्फ़ा, सबसे ज़्यादा माइलिन कंटेंट होगा ए अल्फ़ा में, एंड सबसे ज़्यादा कम पतला होगा ए डेल्टा. ए अल्फ़ा इज द थिकेस्ट, मैक्सिमम माइलिन कंटेंट एंड फास्टेस्ट नर्व कंडक्शन वेलोसिटी. अब जो ए अल्फ़ा है और सी, ए अल्फ़ा इट हैज़ लेस या लीस्ट स्पाइक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. एक्शन ड्यूरेशन का जो स्पाइक आता है वो सबसे छोटा होगा. सी में वो एक्शन पोटेंशियल का स्पाइक सबसे लंबा होगा, कि सबसे मैक्सिमम होगा. नर्व कंडक्शन वेलोसिटी ए में सबसे ज़्यादा होगी एंड सी में सबसे कम होगी. ए नर्व फाइबर्स जो होते हैं दे आर मोस्ट ससेप्टेबल टू प्रेशर इंजरी लाइक न्यूरोप्रेक्सिया, कि प्रेशर इंजरी से मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं ए नर्व फाइबर्स. अब ए नर्व फाइबर्स के 4 टाइप थे. पहला ए अल्फ़ा. अब ए अल्फ़ा इट हैज़ सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट बोथ, कि ए अल्फ़ा नर्व फाइबर्स इट हैज़ सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट बोथ. सेंसरी कंपोनेंट क्या करता है, इट हैज़ सेंसेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब जॉइंट पोजीशन सेंस करता है. कि ए अल्फ़ा उसमें सेंसरी कंपोनेंट वो प्रोप्रियोसेप्शन सेंस करता है, और मोटर कंपोनेंट वो है अल्फा मोटर न्यूरॉन, कि मोटर फंक्शन इज अल्फा मोटर न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड. प्रोप्रियोसेप्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस, जो ए अल्फ़ा का सेंसरी पार्ट करता है. उसके बाद है ए बीटा. अब ए बीटा इज़ प्योरली सेंसरी एंड सेंसेशन फंक्शन कौन सा इसका, फाइन टच. मतलब ए बीटा प्योरली सेंसरी, फंक्शन इज फाइन टच. फिर ए गामा, ये प्योरली मोटर है और ये प्रेजेंट होता है इन द गामा मोटर न्यूरॉन. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मसल टोन एंड रिफ्लेक्सेस. ओके, ए गामा प्योरली मोटर, गामा मा आया इसलिए प्योरली मोटर. फिर गामा मोटर न्यूरॉन में होता है एंड मसल टोन एंड रिफ्लेक्स को रेगुलेट करता है ये अल्फा गामा नर्व फाइबर. उसके बाद है ए डेल्टा. ए डेल्टा नर्व फाइबर, ये भी अगेन सेंसरी है. अब इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट पेन या शार्प पेन. मतलब हमें नीडल जब प्रीक होती है तो इनिशियली एकदम शार्प पेन होता है या फिर फास्ट पेन होता है, तो इट इज़ कंडक्टेड बाय ए डेल्टा नर्व फाइबर्स विच इज़ माइलिनेटेड ए डेल्टा नर्व फाइबर्स. उसके बाद थोड़ी देर बाद रात को में फिर से थोड़ा दर्द होता है तो वो होता है सेकंड पेन. सो इट इज़ कैरिड बाय अनमाइलिनेटेड स्लो सी फाइबर्स. कि फास्ट पेन वो होता है बाय ए डेल्टा एंड सेकंड पेन होता है बाय अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स, अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स. क्लियर. तो ये थे ए ग्रुप एंड ए ग्रुप इज मोस्ट ससेप्टेबल टू प्रेशर इंजरी या न्यूरोप्रेक्सिया. और ये लार्ज नर्व फाइबर्स होता है इसलिए दे आर मोर ससेप्टेबल टू इंजरी. उसके बाद है बी नर्व एंड सी नर्व फाइबर्स. बी नर्व फाइबर्स अगेन ये भी माइलिनेटेड होते हैं एंड दे आर सीन इन ए एन एस. अब ए एन एस में एक तो गैंग्लिया होता है बीच में, उसके बाद वाली नर्व फाइबर्स होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और उसके पहले वाली होती है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर. अब ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स इट इज़ फॉर्म्ड बाय बी नर्व फाइबर्स. ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर वो होती है बी नर्व फाइबर्स, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती है वो होती है सी नर्व फाइबर्स. क्लियर. सी नर्व फाइबर्स दे आर अनमाइलिनेटेड, स्लो कंडक्शन वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम स्पाइक ड्यूरेशन होता है ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती है और फंक्शन क्या है बता दिया पहले, सेकंड पेन या स्लो पेन. अब बी नर्व फाइबर्स इट इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया. ए नर्व फाइबर मोस्ट ससेप्टेबल टू प्रेशर इंजरी, बी नर्व फाइबर्स मोस्ट ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया. सी नर्व फाइबर्स दे आर लीस्ट ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया या कंप्रेशन, मतलब लीस्ट ससेप्टेबल टू एनी इंजरी. सी नर्व फाइबर्स. क्लियर. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर बी नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर सी नर्व फाइबर्स विच आर अनमाइलिनेटेड. उसके बाद है लॉयड हंट क्लासिफिकेशन. ये सेंसरी क्लासिफिकेशन है, इसमें देयर इज नो मोटर कंपोनेंट. इसमें 4 टाइप होते हैं नर्व्स के. तो पहले ए में हमने ए अल्फा बीटा गामा डेल्टा. अब गामा वो प्योरली मोटर था तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है. और बी जो था वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. टाइप 1 इट करस्पॉन्ड्स टू ए अल्फा. अगेन इट हैज़ 2 कंपोनेंट, 1A and 1B. 1E is for muscle sphincter, 1B is for Golgi tendon areas. Type 2 is alpha beta, type 3 is alpha delta and type 4 is C nerve fibers unmyelinated. तो ये लॉयड हंट क्लासिफिकेशन जो सेंसरी क्लासिफिकेशन. उसके बाद है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व. अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस फॉर एनी एक्शन पोटेंशियल इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस. स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस पे डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस. स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस पे डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई. मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई एक बार पार हो गया तो फिर एक्शन पोटेंशियल होगा, लेकिन ये थ्रेशोल्ड पहुंचने के लिए डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलाई. अब इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट किया है. वाई एक्सिस इज द स्ट्रेंथ, एक्स एक्सिस इज द ड्यूरेशन. अब 2 टर्म है रियोबेज एंड क्रोनेक्सिया. रियोबेज इज मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. ये मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. इट इज डिनोटेड ऑन वाई एक्सिस. उसके बाद क्रोनेक्सिया इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ रियोबेज टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. इट इज डिनोटेड ऑन एक्स एक्सिस. अब क्रोनेक्सिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेबिलिटी ऑफ द टिश्यू. जितना क्रोनेक्सिया कम होगा उतना ही एक्साइटेबल ज़्यादा टिश्यू होगा. फिर हाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है एकोमोडेशन एंड एडेप्टेशन. एकोमोडेशन क्या होगा, रिपीटेड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई डज नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल. कि ये हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई है, हमने बार बार सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई
पे एक्शन पोटेंशियल मतलब स्टिमुलाई दिया तो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, उसे कहते हैं एकोमोडेशन. एंड एडेप्टेशन इज रिपीटेड सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई डजंट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल. होपफुली क्लियर हो गया. एकोमोडेशन में सब थ्रेशोल्ड एंड एडेप्टेशन में सुप्रा थ्रेशोल्ड. उसके बाद इंजरी टू नर्व फाइबर्स. अभी हमारी नर्व फाइबर है, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ये साइनेप्स. अब मोस्ट ससेप्टिबल मोस्ट कॉमन एरिया टू बी इंजर्ड इट इज़ एक्सॉन. तो सपोज यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंजरी है. अब ये वाला पार्ट में जो इंजरी होगी कुछ चेंजेस होंगे, तो ये होंगे रेट्रोग्रेड चेंजेस. कि सेल बॉडी की तरफ जा रहा है तो ये रेट्रोग्रेड, साइनेप्स की तरफ जा रहा है तो ये एंट्रोग्रेड चेंजेस. क्लियर. तो ये एंट्रोग्रेड चेंजेस. रेट्रोग्रेड चेंजेस दे आर प्रॉक्सिमल चेंजेस, दे आर प्रॉक्सिमल चेंजेस. एंड एंट्रोग्रेड चेंजेस दे आर डिस्टल चेंजेस. अब सपोज यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंजरी है, ये हमारी एक्सम. यहाँ पे इंजरी हुई तो विद इन 24 आवर्स क्या होगा, अर्लीस्ट चेंजेस आर डिस्टल चेंजेस. मतलब डिस्टल पार्ट में सबसे पहले चेंज होगा और वो होगा वोलेरियन डीजनरेशन. कि वोलेरियन डीजनरेशन इट इंक्लूड्स एक्सोनल डीजनरेशन फॉलोड बाय माइलिन डीजनरेशन. तो सबसे पहले ये एक्सोन है वो डीजनरेट होगा, उसके बाद फिर ये माइलिन जो है वो डीजनरेट होगा. और उसके बाद ये जो माइलिन डीजनरेट हुआ उसका जो डेब्री है, और ये पूरा डेब्री जो है इट विल बी फेगोसाइटोस्ड टू क्लीन द साइट ऑफ इंजरी. फिर तो ये फर्स्ट 24 आवर के चेंजेस. पहला वोलेरियन डीजनरेशन विच इज डिस्टल टू द पॉइंट ऑफ इंजरी एंड एंट्रोग्रेड चेंजेस. यार उसके बाद विद इन 36 आवर्स ऑफ इंजरी उसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल चेंजेस दिखेंगे. पहले डिस्टल दिखेंगे फिर प्रॉक्सिमल. तो प्रॉक्सिमल चेंजेस सीन इन सेल बॉडीज. इसमें सेल बॉडी जो है उसमें न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी की तरफ चला जाएगा. कि न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ चला जाएगा. प्लस निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं यहाँ पे सेल बॉडी में, तो उनका भी डीजनरेशन होगा, तो वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और उसे हम कहते हैं क्रोमेटोलाइसिस. डीजनरेशन ऑफ सेल बॉडी इज नोन एज क्रोमेटोलाइसिस. तो ये सारे डीजनरेशन चेंजेस. उसके बाद रीजनरेशन स्टार्ट हुआ आफ्टर 90 आवर्स ऑफ इंजरी. कि 24 आवर 36 आवर उसके बाद 90 आवर्स में रीजनरेशन स्टार्ट होगा. उसमें नर्व फाइबर्स दे ट्राई टू रीजनरेट एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस. रेट इज़ 1 to 3 mm पर डे. कि रीजनरेशन का जो रेट है इट इज़ 1 to 3 mm पर डे. अब ये जो नर्व इंजरी यहाँ पे रीजनरेट हो रही होगी, तो ये जो एंड है इस पर हम जब टैप करेंगे, कि हमारा हैंड है यहाँ पे इंजरी हुई, इस पर जब हम टैप करेंगे तो एक टिंगलिंग सेंसेशन होगा. कि एक टिंगलिंग सेंसेशन होगा, उसे कहते हैं टिनल्स साइन. ये इंडिकेट क्या करता है, नर्व रीजनरेशन. कि टिंगलिंग साइन इज फेल्ट along the course of the nerve and positive sign indicates nerve regeneration. It is known as Tinel's sign. इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी. अगेन उससे पहले ये हमारा एक्सोन है, उसको कवर कौन करता है, एंडोन्यूरम. के एक्सोन को कवर करता है एंडोन्यूरम. और ये बहुत सारे बंडल होता है, उसको ये कवर करता है पेरिन्यूरियम. और इन सबको कवर करता है एपिन्यूरियम. ओके, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम. तो ये याद रखना है कवरिंग्स. उसके बाद नर्व इंजरी का पहला क्लासिफिकेशन है सिडॉन्स क्लासिफिकेशन टू डिटरमाइन द प्रोग्नोसिस. इसमें 3 ग्रेड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. पहला है न्यूरोप्राक्सिया विच इज़ फिजियोलॉजिकल प्रोलोंगेशन ऑफ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी. मतलब जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, कि वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी. ये कब दिखेगा हमें, सीन इन नर्व कंप्रेशन. कि नर्व कंप्रेशन एंड इट इज़ इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज सीन. कोई भी इंजरी नहीं होगी, सिर्फ नर्व कंप्रेशन होगा. तो ये न्यूरोप्राक्सिया. उसके बाद सेकंड इज एक्सोनोटमेसिस. इसमें एक्सोनल इंजरी होती है, कि एक्सोन जो है उसकी इंजरी होती है, तो ये एक्सोनोटमेसिस. उसके बाद है न्यूरोटमेसिस विच इज़ कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर्स. कि नर्व फाइबर इट इज़ स्प्लिट इनटू हाफ, कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स. इट इज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस. तो ये सीडॉन क्लासिफिकेशन. सीडॉन में 3 है, कि सीडॉन छोटा नाम है, तो इसमें 3 ग्रेड्स है, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटमेसिस एंड न्यूरोटमेसिस. उसके बाद सुंडरलैंड, इसमें 5 ग्रेड है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिग्री. फर्स्ट डिग्री इज न्यूरोप्रेक्सिया जो सिमिलर है. नर्व कंप्रेशन होती है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी. सेकंड इज एक्सोनोटमेसिस जिसमें एक्सोन की इंजरी होती है, अगेन ये भी सेम. फिर है थर्ड डिग्री में एक्सोन इंजर्ड होता है, प्लस उसके अराउंड पेरिन्यूरियम जो होता है, एंडोन्यूरियम जो होता है वो डैमेज होता है. सो एक्सोन प्लस एंडोन्यूरियम डिस्ट्रप्शन. फोर्थ डिग्री में एक्सोन, एंडोन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम डिस्ट्रप्शन. फिफ्थ में कंप्लीट ट्रांजेक्शन, एक्सोन, एंडो, पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम डिस्ट्रप्शन. तो ये फिफ्थ डिग्री इट इज न्यूरोटमेसिस. क्लियर. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी, सीडॉन क्लासिफिकेशन एंड सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन. बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा न्यूरोप्राक्सिया का, और वर्स्ट होगा न्यूरोटमेसिस का, और इंटरमीडिएट होगा एक्सोनोटमेसिस. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी. उसके बाद स्केलेटल मसल. तो देखते हैं कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल. पहले कार्डियक मसल. अब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शंस दे आर इनवॉलंटरी, इट नीड्स पेसमेकर ऐसे नोड. अब इट ऑल्सो हैज़ एक्टिन एंड मायोसिन एंड इट इज़ अ स्ट्राइटेड मसल. ओके, इस तरीके से स्ट्राइशंस प्रेजेंट होता है. उसके बाद इट हैज़ ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. ओके, इट हैज़ ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन.
अब हार्ट के पास इलास्टिक रिकॉइल फिनोमेना होता है, मतलब इलास्टिक नेचर प्रेजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइनिन। कि टाइनिन जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है मसल को। अगर ये टाइनिन में म्यूटेशन होगा, इट विल लीड टू डायलेशनल कार्डियोमायोपैथी, नो रिकॉइलिंग, ओनली स्ट्रेचिंग। ओके, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इफ देयर इज म्यूटेशन इन टाइनिन। अब ये सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट में, इट इज़ नोन एज फंक्शनल सिंकाइटियम एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ गैप जंक्शंस। इस तरीके से गैप जंक्शंस प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल्स, जिसकी वजह से सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है, विच इज़ नोन एज फंक्शनल सिंकाइटियम। अब प्रोटीन्स दैट फॉर्म दिस गैप जंक्शन दे आर नोन एज कोनेक्सिन्स, और ये गैप जंक्शन दे आर लोकेटेड इन द इंटरकलेटेड डिस्क। अब यूनिक फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल, तो पहला है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। अब लेंथ जो है कार्डियक मसल में, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द ब्लड वॉल्यूम विच इज़ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब हार्ट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बचा है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी आफ्टर डायलिटेशन, डायस्टोल जो भी हो, तो इट डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल। अब टेंशन, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिटरमाइन करेगा हमारा टेंशन, एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, ये फिर जितने ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको डिटरमाइन करेगा टेंशन। तो ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। सो जितनी लेंथ इंक्रीज़ होगी कार्डियक मसल की, मतलब जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। यार जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, कि ये फिजियोलॉजिकल लिमिट है, इसके बाद से फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगा। सो इसे कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर्स, and increasing in end diastolic volume increase the force of contraction within physiological limits. Okay, increasing end diastolic volume, it increases the force of contraction within physiological limit. तो ये है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो ये पहला फीचर। दूसरा है कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। अब ये कार्डियक सेल है, इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जो कैल्शियम स्टोर करेगा। अब ये कैल्शियम रिलीज करवाने के लिए, सॉरी ये कैल्शियम रिलीज करवाने के लिए, इंट्रा सेलुलर कैल्शियम रिलीज करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम भी चाहिए होता है। तो इसे कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। ये बाहर वाला कैल्शियम है और ये अंदर वाला कैल्शियम। तो अब ये कैल्शियम रिलीज कौन करवाएगा? एक पंप होता है विच इज सरका पंप, SCRCA सरका पंप, यहाँ से ही कैल्शियम रिलीज होगा। अब कैल्शियम रिलीज होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैल्शियम रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन कैल्शियम स्टोर रहेगा तो वो क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। अब ये सरका पंप जो है वो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, वो कैल्शियम को बाहर नहीं आने देता। सो इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन एंड हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। अब एक कंपाउंड है फॉस्फोलाम्बान, ये क्या करता है? सरका पंप को इनहिबिट कर देता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम बाहर आता है, तो इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। सो कैल्शियम स्टोरेज, फॉस्फोलाम्बा वो सरका पंप को इनहिबिट करेगा तो कैल्शियम बाहर आ जाएगा, तो रिलैक्सेशन नहीं होगा। अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन इट कॉजेज फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस फॉस्फोलाम्बिन, तो ये इनहिबिट हो गया तो फिर ये सरका पंप को इनहिबिट नहीं कर सकता, तो फिर कैल्शियम भी बाहर नहीं आएगा, वो अंदर स्टोर रहेगा, तो वो प्रॉपर रिलैक्सेशन करवाएगा। सो कैल्शियम स्टोरेज इज पॉसिबल, सो रिलैक्सेशन इज पॉसिबल। दैट इज नोन एज पॉजिटिव लूसीट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव लूसीट्रोपिक इफेक्ट। सो नॉरएपिनेफ्रिन ensures adequate calcium storage that is required for upcoming contraction, and this is called as positive ionotropic effect. मतलब एक कैल्शियम लीक नहीं करता रहेगा, अंदर प्रॉपर स्टोर रहेगा, तो रिलैक्सेशन भी होगा, प्लस जब कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तब ये कैल्शियम बाहर भी आएगा जब ज़रूरत पड़ने पर, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। अब कार्डियक मसल जो है इट कैनॉट बी टेटनाइज, क्यों? बिकॉज जो कार्डियक मसल का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो इस तरीके का होता है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या था? 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन। तो ये 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन, तो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक मसल इट इज़ इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब कितना भी जोर से स्टिमुलस दे दे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटनाइज्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स एक्शन पोटेंशियल इज इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसके बाद स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल में कोई स्ट्राइशन नहीं होते, ये भी इनवॉलंटरी होता है, पेसमेकर इसमें होता है काजल सेल्स, एंड इट हैज़ एक्टिन एंड मायोसिन, नो जेड लाइन्स आर प्रेजेंट बट हैज़ डेंस बॉडीज। इसमें नो ट्रोपोनिन बट हैज़ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन नोन एज कालमोड्यूलिन, कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है नोन एज कालमोड्यूलिन। इसमें टाइटिन नहीं होता, सो नो इलास्टिक रिकॉइल, कि इसमें यहाँ पे कार्डियक मसल में टाइटिन प्रेजेंट था, तो उसकी वजह से इलास्टिक रिकॉइल हो रहा था, मतलब हाथ जितना डायलेट करेगा उससे फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जितना ब्लड आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर इजेक्ट कर देगा ब्लड को। लेकिन GI मतलब स्मूथ मसल में ऐसा नहीं होता, टाइटिन नहीं होता तो फिर इलास्टिक रिकॉइल भी नहीं होता। स्मूथ मसल दो टाइप के होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट एंड गैप जंक्शन एब्सेंट। गैप जंक्शन प्रेजेंट मतलब वो इट इज़ सिंगल यूनिट या यूनिटरी स्मूथ मसल, मतलब गैप जंक्शन प्रेजेंट हो गए तो फिर वो एक ही यूनिट की तरह एक्ट करेंगे। गैप जंक्शन एब्सेंट हो गए तो फिर वो अलग अलग यूनिट की तरह एक्ट करेंगे। सिंगल यूनिट गैप स्मूथ मसल फाउंड इन GIT, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल दे आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स, सो दे आर नोन एज वास्कुलर स्मूथ मसल।
Contraction and relaxation of smooth muscle, it is based on myosin. Okay, it is based on myosin. Contraction तब होगा जब मायोसिन लाइट चेन काइनेस एक्टिवेट होगा. मायोसिन लाइट चेन काइनेस एक्टिवेट होगा, इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन. ये क्या करेगा, एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन करवाएगा, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा. उसके बाद रिलैक्सेशन कब होगा, जब मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेस एक्टिवेट होगा. मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोटेस एक्टिवेट होगा तो इट विल इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन, सो लीडिंग टू रिलैक्सेशन. तो ये रिलैक्सेशन करवाएगा. अब ये MLCP जो है, जो रिलैक्सेशन करवाता है, इट इज़ इनहिबिटेड बाय एन एंजाइम नोन एज रोकाइनेस. रोकाइनेस ये MLCP को इनहिबिट करेगा तो फिर रिलैक्सेशन नहीं होगा, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा या प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा. क्लियर, नो रिलैक्सेशन. सो ऐसे कोई भी केस में जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे हम रोकाइनेस इनहिबिटर्स देते हैं, विच मेक्स रिलैक्सेशन पॉसिबल, लाइक फासुडिन. इसी वजह से रोकाइनेस इनहिबिटर्स देते हैं हम, विच मेक्स रिलैक्सेशन पॉसिबल. अब कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन, दे आर इन रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ ANS. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, सिम्पैथेटिक सिस्टम रिलैक्सेशन करवाएगा. अब ये दो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है फॉर कैल्शियम रिलीज इन स्मूथ मसल, ये RYR एंड IP3. बस ये याद रखना है, RYR एंड IP3. यूनिक फीचर ऑफ स्मूथ मसल, एक तो हमने देखा है टाइटिन प्रेजेंट नहीं होता, तो नो इलास्टिक रिकॉइल, और ऐसे फिनोमेना हो कहते हैं प्लास्टिसिटी, मतलब वो सिर्फ स्ट्रेच होता जाएगा, वो स्ट्रेच होता जाएगा, रिकॉइल नहीं करेगा. अगर रिकॉइल करेगा तो यूट्रस में बेबी अपने आप ही बाहर आ जाएगा. ब्लैडर में थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होगा तो वो रिकॉइल होगा तो ब्लैडर भी मतलब यूरिन भी बाहर आ जाएगा. तो इसलिए वो रिकॉइल नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेच करता है. रिकॉइल इसलिए नहीं करता बिकॉज टाइटिन प्रेजेंट नहीं होता, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी. दूसरा, GIT में स्मूथ मसल जो होता है, दे आर इन स्टेट ऑफ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर आवर्स विद लिटल यूज ऑफ ATP. के सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं विद लिटल यूज ऑफ ATP. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा नहीं होता, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में होता है ताकि वो अच्छे से खाना स्टोर कर पाए. दिस फिनोमेना इज लैच ब्रिज फिनोमेना, बस याद रखना. तो ये थे कार्डियक एंड